हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई नेटवर्क। आई एम तनवीर, जूनियर इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो लाने में काफ़ी देर हुई, लगभग 2 वीक्स का गैप हो गया। इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। दरअसल पहले के 2 क्लासों में हमने केवल क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस क्लास से में आगे से हम लोग थ्योरी के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो थ्योरी के पीपीटी को बनाने में और किस तरह से चीज़ों को डील करना है और क्वेश्चन को लेके किस तरह से चलना है, ये सब चीज़ों को लेकर देर हुई है। और उम्मीद करते हैं आगे से एक फ़िक्स इंटरवल 1 या 2 दिन के गैप के बाद क्लास आएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो कुछ भी आप लोग के प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए मैं ये क्लास लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को। ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसका सिलेबस, ये टोटल 4 टॉपिक है। सिलेबस के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो दरअसल आज हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्योरी को डील करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्योरी को डील करेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को थ्योरी को डील करने से पहले थोड़ा सा हम लोग और बेसिक्स में जाते हैं स्कूल लेवल पर। बस ये सारा चीज़ को ओवरव्यू लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट एज ए रिकैप, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में हम लोग क्या देखते हैं, 3 पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जो ये न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसका लोकेशन कहाँ पर है एटम में? न्यूक्लियस के पास। अगर हम और इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन वो है वो कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एनर्जी लेवल पे। जिस तरह का एनर्जी लेवल है उस तरह पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। अगर हम मास का बात करें, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन का 0 है। 0 कहने का मतलब बहुत कम है, यानी इसका जो होता है 1/1837। तो अप्रोक्स बहुत कम वैल्यू आते हैं, इसीलिए इसको 0 कंसिडर कर लिया जाता है। जो चार्ज है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या न्यूट्रल है, 0 है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और इसी में अगर पॉजिटिव कर दिया जाए इसको, तो ये किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का चार्ज। इसीलिए वैल्यू तो सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। बस अंतर किस चीज़ को लेकर है? साइन को लेकर है। इसीलिए ये जो पॉजिटिव लिखा गया है प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव लिखा गया इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का। थोड़ा सा और देख लेते हैं बेसिक्स में। जो डेवलपमेंट है एटॉमिक थ्योरी का, ये डेवलपमेंट जो दिया गया एटॉमिक थ्योरी का, इसमें किस किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे जॉन डाल्टन को देखेंगे, तो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया एटॉमिक थ्योरी में? इन्होंने बताया कि एटम जो है वो बहुत छोटा है, एटम इज स्मॉल एंड इंडिविजुअल। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया किसका? इलेक्ट्रॉन का। अंस रदरफोर्ड जो बताया कि एटम इज मोस्टली इम्पिटी स्पेस। एटम, अगर ये एटम है तो इसका स्पेस जो है मैक्सिमम खाली है, लेकिन डेंस है कहाँ पर? न्यूक्लियस के पास डेंस है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। यानी अगर और नील बोर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन डेफिनिट पाथ अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़। रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है वो, उसमें क्या ज़्यादातर स्पेस खाली है, लेकिन एक डेंस हिस्सा है, सेंटर में डेंस हिस्सा है, जिसको न्यूक्लियस कहा। दरअसल न्यूक्लियस का जो डिस्कवर है वो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन न्यूक्लियस जो नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा। चार्ज, तो चार्ज का थोड़ा बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं और इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो कोई भी मैटर है, चार्ज किसको बोलते हैं? अगर कोई भी मैटर है, अगर वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, किसमें? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी मैटर का, अगर उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? स्टैटिक चार्ज से, और मैग्नेटिक फील्ड बनता है मूविंग चार्ज से। चार्ज का थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग स्कूल लेवल या फिर 12 में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा बस ओवरव्यू के लिए देख लेते हैं। चार्ज 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब हुआ? इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट, दैट इज मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, Q इक्वल टू NE। Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज क्या है, कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व। सो टोटल चार्ज इज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं इस तरीके से, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। चार्ज इज स्केलर, चार्ज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड्स है। चार्ज के बाद करंट को देख लेते हैं। करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, और T टाइम है। अगर SI यूनिट देखें इलेक्ट्रिक करंट का तो वो क्या है, एम्पियर है। और इस तरह से लिखें अगर I इक्वल टू क्यू बाई टी, इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से लिखें, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज क्यू बाई टी। तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। करंट का इधर से क्या लिख दें, एम्पियर। तो दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट एक एम्पियर लिख सकते हैं, दूसरा कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करें करंट का, तो इसका जो कन्वेंशनल फ्लो है करंट का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर सपोज ये बैटरी है तो जो कन्वेंशनल फ्लो है करंट का वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा ऐसे। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। जो डायरेक्शन करंट टू टाइप्स का है, एक है डायरेक्ट करंट और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट और जो डायरेक्ट करंट है फ्लो इन वन डायरेक्शन। किस तरह से डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा, इस तरह से। और जो अल्टरनेटिंग करंट है चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली, इस तरह से फ्लो करेगा। दरअसल यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ को। डायरेक्ट करंट डीसी एनालिसिस में डीप से पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव करंट जब अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ेंगे तब इसको डीप से पढ़ेंगे। अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का, जो बेसिक्स है उसी चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर हम बात करें कि करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं तो वो आमीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो कि किस में कनेक्ट रहता है, सीरीज में रहता है, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट रहता है आमीटर। इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम लोग तीन चीज़ देखेंगे। सबसे पहले है हीटिंग इफेक्ट। अभी जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट को ही पढ़ेंगे, जो मेनली इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टेंस को लेके होता है। इसको देखने से पहले तीन चार और डेफिनेशन है, उनको देख लेते हैं। फिर जो हीटिंग इफेक्ट है जो रेसिस्टेंस की वजह से होता है, फिर रेसिस्टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ और बेसिक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जो करंट फ्लो होता है पर यूनिट एरिया पे, यानी करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी जो हम लोग करंट पढ़े थे ये स्केलर क्वांटिटी है करंट। ठीक है, और ये जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। दूसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो अलाउ करे किसका फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को। और अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी क्या है ये आगे डेफिनेशन है उसमें देखेंगे। और इसका जो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है क्या, सीमन पर मीटर। ये भी कैसे हुआ ये भी देखेंगे जब आगे रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे तब। आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन स्पेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो फोर्स के लिए न्यूटन लिख सकते हैं हम, और चार्ज की कूलम्ब, यानी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज का कूलम्ब लिख सकते हैं, यानी न्यूटन पर कूलम्ब, या फिर हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर लिखे हैं, वी इक्वल टू लिखे हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है,
जूल, और ये चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। तो हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ये यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका। और ऐसे इन जनरल एसआई यूनिट क्या, वोल्ट है। ये वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जूल। और क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम, इसको लिख सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक है, यहाँ दो चीज़, ये हिस्सा अगर बी ए है और ये हिस्सा बी बी है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें बी ए बी, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बी को लिख रहे हैं, मतलब बी ए माइनस बी बी, यानी बी ए हायर पोटेंशियल हुआ और बी बी लोअर पोटेंशियल हुआ। अगर उसी तरह से इसको हम बी बी ए लिखेंगे तो बी बी माइनस बी ए, यानी पहले वाला जो लिखे हायर पोटेंशियल, फिर बाद वाला लोअर पोटेंशियल, यानी बी बी माइनस बी ए। अगला देखते हैं, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस अ कंपोनेंट लाइक रेसिस्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जैसे अगर सपोज करें कि ये रेसिस्टर आर है, इस पर करंट फ्लो हो रहा आई, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर। ये हो गया हमारा जाके वोल्टेज ड्रॉप, किसके क्रॉस, रेसिस्टर के क्रॉस। अगला क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय अ सोर्स लाइक अ सेल और बैटरी टू मूव चार्जेस अराउंड अ सर्किट। क्या मतलब हुआ कि अगर ये सर्किट है और ये बैटरी लगा हुआ है, तो ये जो इसमें जो चार्ज का मूवमेंट होगा इस बैटरी के थ्रू, ये जो एनर्जी सप्लाई करेगा जिस वजह से चार्ज का जो मूवमेंट होगा इस सर्किट में, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। इसका भी SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका SI यूनिट भी वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी SI यूनिट वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप, इसका भी SI यूनिट वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ओपोजिशन, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन देख रहे हैं, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो R इक्वल टू लिखते हैं रो L बाय ए, जो यहाँ लिखा हुआ है। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको देखेंगे पहले। L जो है लेंथ ऑफ, ये अगर कंडक्टर है तो ये जो लेंथ है ये L है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ये वाला हिस्सा क्रॉस सेक्शन एरिया है, दैट इज A। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है मटेरियल का। क्या करता है, जो हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को किस तरह से अपोज करता है, यही रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी R इक्वल टू, रेसिस्टेंस क्या लिखे हैं, R इक्वल टू रो L बाय ए। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यहाँ से हम देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड है। तो सबसे पहला लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है किसी भी मटेरियल का। तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। क्या लिख सकते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, दूसरे में हम लिख सकते हैं R इक्वल टू, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये है, और R किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो रो इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं R दैट इज रेसिस्टेंस, A क्रॉस सेक्शन एरिया, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो R का SI यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, तो ये एम से कट गया। तो रो का SI यूनिट दैट इज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या हो गया, ओम मीटर, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये है मटेरियल, ये है रेसिस्टिविटी दैट इज SI यूनिट ओम मीटर, और ये टाइप। तो ये सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर है। ये थोड़ा ये कॉपर है, गोल्ड है। जो सिल्वर का, इसका कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं इसका रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी, और अब देखते हैं इधर पे हम लोग क्या पढ़े थे, कंडक्टिविटी, है ना। यहाँ पे इस कंडक्टिविटी को बोले थे डिस्कस करेंगे रेसिस्टिविटी पढ़ने के बाद में। तो कंडक्टिविटी को हम क्या लिखे हैं, 1 बाय रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या निकाले हम लोग, ओम मीटर।
इसी ओम को अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं मोह, ये जो 1/ओम है इसी को सीमेंस लिखा गया है, और फिर पर मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट लिख सकते हैं हम सीमेंस पर मीटर, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन। रेसिस्टिविटी ऑफ वायर किस पे डिपेंड है, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं R = रो L/A। R ये क्या है, रेसिस्टेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो रो है ये रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ये क्या है, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। और ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है किसी भी सब्सटेंस का, इंडिपेंडेंट होता है किससे, शेप और साइज से। शेप एंड साइज से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है कि शेप और साइज से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो गया ये लेंथ और एरिया से भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल जो है वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है। रेसिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ये ना लेंथ पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से शेप और साइज से इंडिपेंडेंट है, तो लेंथ और एरिया इसमें आएगा नहीं, तो रेडियस भी आने वाला नहीं है। तो दरअसल क्या है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, जो करंट है 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 5 मिनट्स, देन कैलकुलेट इट्स टोटल चार्ज। तो हम लोग क्या पढ़े, I = Q/T। ये क्या है, करंट है, ये टाइम है, टाइम किस में है, इन सेकेंड, और ये चार्ज इन कूलम्ब। तो Q = हम लोग लिख सकते हैं IT। I करंट हो गया, करंट कितना दिया 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है 5 मिनट, यानी इसको अगर सेकंड में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q = कितना आ जाएगा, Q = आ जाएगा 1500 कूलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। इसमें काफ़ी हम लोग डिस्कशन किए, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी को, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या लिखे थे, 1/रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल इस तरह से लिखते थे, और ये रहा रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखे थे, रेसिस्टिविटी का क्या लिखे हम लोग, ओम मीटर। तो इसको लिख सकेंगे तो किस तरह लिखेंगे, पर ओम पर मीटर। तो जो इसका हम लिखते हैं पर ओम और ये मीटर, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं, इसको पर ओम को इसको हम लिख सकते हैं, लिखते हैं मोह, क्या लिखते हैं मोह, और फिर हम लिख सकते हैं इसको पर मीटर, है ना। तो इसका जो आंसर, और इसको मोह को इस तरह भी लिखते हैं सीमेंस पर मीटर, दैट इज SIEMEN, सीमेन पर मीटर। तो इस दोनों में जो दिया वही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ये वाला दिया, मोह पर मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोह पर मीटर। हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये SSC JEE 2018 का है। क्वेश्चन नंबर ये जो 3rd था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये SSC JEE 2022 का है, ये देखिए। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो भी 2022 का है। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं RRB JEE का, वो लास्ट 20 या 25 ईयर जो भी क्वेश्चन बैंक है SSC JEE का और RRB JEE का, आप उसको सॉल्व करके जाएंगे, आप यकीन करें 80 to 85 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे RRB JEE के एग्ज़ाम में। और किसी भी एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए 80 to 85 मार्क्स बहुत होता है। आप 2-3 बार लास्ट 20 या 25 ईयर का जो भी क्वेश्चन बैंक है RRB JEE का या SSC JEE का, आप उसको सॉल्व करें। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद थ्योरी का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप एक बार क्लियर कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर 20 to 25 ईयर जो भी प्रीवियस ईयर है SSC JEE का या RRB JEE का, आप उसको सॉल्व करेंगे 2-3 बार, तो यकीनन आप 80 to 85 मार्क्स ला पाएंगे टेक्निकल सेक्शन में RRB JEE के लिए। और यहाँ हम लोग अपने क्लास में RRB JEE और SSC JEE के प्रीवियस ईयर को ही सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में कुछ और थ्योरी लेके इसी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए
Keep learning, keep growing, and keep preparing for your exam. Thanks for watching till the end. Bye bye. Take care.